नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं। ये हमें महमूद गजनवी के हमलों से लेकर दिल्ली सल्तनत के उतार चढ़ाव और फिर मुगल साम्राज्य के शानदार दौर से होते हुए उसके पतन तक ले जाते हैं। आमतौर पर जब हम इस दौर के बारे में पढ़ते हैं तो ये राजाओं, तारीखों और लड़ाइयों की एक लंबी लिस्ट जैसा लगता है, लेकिन आज हमारा मकसद कुछ और है। बिल्कुल, हमारा मकसद इन पन्नों के पीछे छिपे पैटर्न को समझना है। ये सिर्फ वंशों के बदलने की कहानी नहीं है। ये इस विशाल और विविध उपमहाद्वीप पर शासन करने के दो फंडामेंटल आइडियाज के बीच की खींचतान की कहानी है। अच्छा। हाँ, एक तरफ है बल, अनुशासन और एक केंद्रीकृत व्यवस्था थोपने का विचार, और दूसरी तरफ है सबको साथ लेकर चलने का, मतलब संश्लेषण और समावेश का विचार। क्या बात है। तो हम आज के सफर में यही देखेंगे कि इन सैकड़ों सालों में सत्ता की सुई कब फोर्स की तरफ झुकी और कब सिंथेसिस की तरफ। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही दो अलग-अलग इरादों से होती है। एक है महमूद गजनवी, जो 17 बार हमले करता है। हाँ, लेकिन इन नोट्स के मुताबिक उसका मकसद सिर्फ सोमनाथ जैसे मंदिरों से दौलत लूटना था, साम्राज्य बनाना नहीं। और दूसरा है मोहम्मद गौरी। उसका इरादा साफ था, उसे उत्तर भारत जीतना था, और यही तराइन की लड़ाई एक जबरदस्त मोड़ लेकर आती है। 1191 में गौरी पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह हारता है। बुरी तरह। लेकिन वो वापस जाता है, पूरी तैयारी करता है, और ठीक एक साल बाद 1192 में उसी मैदान पर जीत जाता है। ये सिर्फ एक राजा की हार जीत नहीं थी। नहीं, ये भारत में एक स्थायी तुर्की शासन की नींव थी। बिल्कुल, यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। और सल्तनत की शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। गोरी के बाद उसका ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में पहला वंश यानी गुलाम वंश की नींव रखता है। राइट। लेकिन इन नोट्स में सल्तनत का असली संस्थापक ऐबक को नहीं, बल्कि उसके दामाद और गुलाम इल्तुतमिश को माना गया है। उसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐबक ने सिर्फ शुरुआत की थी, लेकिन सल्तनत को एक इंस्टीट्यूशन का रूप इल्तुतमिश ने दिया। उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर शिफ्ट किया। राइट। उसने सल्तनत को मंगोलों के कहर से बचाया, और सबसे बड़ी बात, उसने एक स्टैंडर्ड करेंसी शुरू की, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये एक तरह से सल्तनत की आर्थिक संप्रभुता का ऐलान था। वो कह रहा था, अब हम यहीं हैं और यहीं रहेंगे। और इसी दौर में एक ऐसा नाम आता है जो उस वक्त के हिसाब से लगभग नामुमकिन लगता है, रज़िया सुल्तान। हाँ, मध्यकालीन भारत की पहली और अकेली महिला शासक। ये अपने आप में कमाल की बात है। कमाल की बात तो है, लेकिन ये उस वक्त के समाज की हकीकत भी दिखाती है। रज़िया काबिल थीं, अपने भाइयों से कहीं ज्यादा। इल्तुतमिश भी ये जानता था। अच्छा। लेकिन तुर्की अमीरों का ईगो एक औरत का हुक्म मानने को तैयार नहीं था। उनका विद्रोह सिर्फ रज़िया के खिलाफ नहीं था, बल्कि इस विचार के खिलाफ था कि एक महिला भी सुल्तान हो सकती है। उनका सत्ता से हटना दिखाता है कि काबिलियत के ऊपर उस वक्त जेंडर पॉलिटिक्स कितनी हावी थी। यहाँ से सल्तनत में स्थिरता लाने की जरूरत महसूस हुई होगी, और शायद इसीलिए गियासुद्दीन बलबन का दौर आता है, जो हमारे फोर्स वाले सिद्धांत का पहला बड़ा उदाहरण है। उसकी रक्त और लौह की नीति के बारे में तो सबने सुना है। हाँ, और ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये एक पूरी फिलॉसफी थी। बलबन का मानना था कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। नियामते खुदाई सिर उठाने की हिम्मत ही ना करे। तो ये सिर्फ तानाशाही थी या इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी थी? वजह बहुत बड़ी थी। मंगोल, उस वक्त मंगोलों का खतरा सीमा पर मंडरा रहा था, और वो किसी भी सल्तनत को पल भर में तहस नहस कर सकते थे। सही है। बलबन जानता था कि अगर अंदरूनी विद्रोह होते रहे तो सल्तनत बाहर के हमलों का सामना नहीं कर पाएगी। तो उसकी कठोरता एक तरह से सल्तनत को बचाने की एक डेस्परेट कोशिश थी। तो बलबन ने ताकत और अनुशासन से सल्तनत को स्थिर किया, लेकिन यह स्थिरता नाजुक थी। अगला बड़ा शासक अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा लगता है कि वो बलबन के आइडिया को एक नए ही लेवल पे ले गया। उसने सोचा कि सिर्फ दरबार पर कंट्रोल काफी नहीं, लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर कंट्रोल करना होगा। क्या खूब कहा। अलाउद्दीन का मानना था कि विद्रोह की जड़ें 4 चीजों में है: अमीरों के पास ज्यादा पैसा,
आपस में मेलजोल और रिश्तेदारी, शराब और जानकारी की कमी। अच्छा। तो उसने 4 अध्यादेश जारी किए, अमीरों की जमीनें छीन ली, उनकी दावतों और शादियों पर रोक लगा दी, शराब और जुए पे पाबंदी लगा दी और एक ऐसा जासूसी सिस्टम बनाया कि अमीरों को हर वक्त डर लगा रहता था। लेकिन उसकी सबसे हैरान करने वाली चीज थी उसकी बाजार नियंत्रण नीति। ये तो आज के जमाने में भी सोचना मुश्किल है। ये सिर्फ एक नीति नहीं थी, ये उस वक्त का एक रेडिकल इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट था जो सैन्य जरूरत से पैदा हुआ था। सैन्य जरूरत कैसे? सोचिए, मंगोलों से लड़ने के लिए आपको इतिहास की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक खड़ी करनी है। सैनिकों को सैलरी भी देनी है। अगर महंगाई ज्यादा होगी तो सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे खजाना खाली हो जाएगा। तो अलाउद्दीन ने इसका तोड़ निकाला, उसने महंगाई को ही कंट्रोल कर लिया। वाह। उसने अनाज से लेकर घोड़े और गुलाम तक हर चीज की कीमत तय कर दी। ये दिखाता है कि एक बाहरी खतरा एक शासक को समाज के आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से बदलने पर कैसे मजबूर कर सकता है। खल्डी के बाद तुगलक वंश का दौर आता है और यहाँ हमें मिलता है सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा और शायद सबसे ज्यादा विवादित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। वो एक विजनरी था या एक पागल जीनियस? ये एक जबरदस्त सवाल है। वो वक्त से बहुत आगे की सोचता था, जैसे सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी। ये आइडिया कमाल का था, आज पूरी दुनिया इसी पर चलती है। लेकिन उसने इसे लागू करने में भारी गलती कर दी। उसने तांबे के सिक्के की नकल को रोकने का कोई इंतजाम नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि हर घर में टकसाल खुल गई और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का फैसला? उसके पीछे भी एक लॉजिक था। दौलताबाद देश के केंद्र में था और वहां से उत्तर और दक्षिण भारत दोनों पर नजर रखी जा सकती थी। लेकिन पूरी दिल्ली की आबादी को 1500 किलोमीटर पैदल ले जाने का तरीका इतना क्रूर और अव्यावहारिक था कि वो योजना भी बुरी तरह फेल हो गई। तभी इतिहासकार बदायूनी ने उसकी मौत पर वो मशहूर लाइन लिखी। हाँ, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। वो एक ऐसा विजनरी था जिसके पास अच्छे आइडियाज तो थे, पर उन्हें जमीन पर उतारने का सलीका नहीं था। लेकिन इसी वंश में फिरोज शाह तुगलक भी हुआ है, जो बिल्कुल उल्टा था। उसने बड़े बड़े कल्याणकारी काम किए, नहरें बनवाईं, अस्पताल यानी दारुल शफा और दान विभाग, दीवाने खैरात खोले। हाँ, वो एक तरह का बिल्डर किंग था। लेकिन उसके सिक्के का दूसरा पहलू भी था। वो धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था। वो पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जो पहले इससे मुक्त थे। अच्छा। ये दिखाता है कि एक ही वंश में शासन करने के कितने अलग अलग अंदाज हो सकते हैं। और फिर आता है सल्तनत का अंत। लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर हरा देता है और इसी के साथ सल्तनत के 320 साल का सफर खत्म हो जाता है। यह सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी। नहीं, ये एक युग का अंत था। सल्तनत ने अपनी तमाम कमियों के बावजूद भारत में एक तुर्को फारसी प्रशासनिक ढांचा तैयार कर दिया था। उसने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी थी जिस पर अब एक नई ताकत आकर एक कहीं ज्यादा शानदार और भव्य इमारत खड़ी करने वाली थी। पानीपत की उस लड़ाई ने सिर्फ सत्ता नहीं बदली, उसने युद्ध की तकनीक और भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं से हमारे दस्तावेजों का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, मुगल साम्राज्य। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी की कई गुना बड़ी सेना को कैसे हरा दिया? नोट्स में साफ लिखा है, 2 बड़ी वजह थीं, तोपखाना और तुलुगमा युद्ध नीति। बिल्कुल, तोपखाना भारत के लिए गेम चेंजर था। लोधी के हाथी तोपों की आवाज से ही बिदक गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। और तुलुगमा एक उज़्बेक रणनीति थी जिसमें सेना के एक हिस्से को दुश्मन को साइड से और पीछे से घेरने के लिए भेजा जाता था। लोधी की सेना जब तक कुछ समझ पाती, वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। मतलब टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स का एक घातक कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली। लेकिन बाबर के बाद और अकबर से पहले बीच में एक ऐसा किरदार आता है जिसे अक्सर इतिहास में एक फुटनोट की तरह देखा जाता है, पर ये नोट्स उसे बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, शेर शाह सूरी। और ये बिल्कुल सही है। शेरशाह को नजरअंदाज करना इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। उसने हुमायूं को हराकर सिर्फ 5 साल हुकूमत की। लेकिन सिर्फ 5 साल? हाँ, लेकिन उन 5 सालों में उसने जो प्रशासनिक सुधार किए वो स्टुपेंडस थे। उसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया, जो मुगल करेंसी का आधार बना। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई। मैंने उसके भूमि सुधारों के बारे में पढ़ा है, पट्टा और कबूलियत। ये क्या था?
ये एक गेम चेंजर था। पट्टा एक दस्तावेज था जो किसान को जमीन पर उसका अधिकार देता था और बताता था कि उसे कितना लगान देना है। कबूलियत किसान की तरफ से एक सहमति पत्र था। इसने बिचौलियों को हटाकर किसान और राज्य के बीच एक सीधा रिश्ता बनाया। अच्छा। सच तो यह है कि शेर शाह ने वो जमीन तैयार कर दी थी जिस पर अकबर ने अपनी महान प्रशासनिक इमारत खड़ी की। वो मुगल काल का एक अनएक्नॉलेज्ड आर्किटेक्ट था। तो अब आते हैं अकबर पर। इन नोट्स को पढ़कर लगता है कि अकबर के साथ ही हमारा फोर्स वाला मॉडल सिंथेसिस वाले मॉडल में बदल जाता है। उसे महान कहा जाता है, लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया? नहीं, साम्राज्य तो कई लोगों ने बनाए। अकबर की महानता उसके विजन में थी। उसने समझा कि भारत जैसे विशाल और विविध देश पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता, आपको लोगों का दिल जीतना होगा। और इसके लिए उसने एक के बाद एक क्रांतिकारी कदम उठाए। राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए, जो सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं बल्कि दो संस्कृतियों को जोड़ने की कोशिश थी। और उसके टैक्स सुधार, 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर का खात्मा, ये सब सिर्फ 3 साल के अंदर। ऐसा लगता है कि वो किसी मिशन पर था। वो एक मिशन पर ही था। जजिया कर हटाकर वो सिर्फ एक टैक्स नहीं हटा रहा था, वो राज्य और उसकी गैर मुस्लिम प्रजा के बीच के रिश्ते को फंडामेंटली रीडिफाइन कर रहा था। वो कह रहा था कि इस साम्राज्य के प्रति आपकी वफादारी का आधार आपका धर्म नहीं बल्कि बादशाह के प्रति आपकी निष्ठा है। ये उस जमाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी विचार था। उसकी मनसबदारी प्रणाली भी इसी सोच का नतीजा थी, जिसने योग्यता के आधार पर साम्राज्य के प्रशासन और सेना को एक कर दिया, चाहे वो राजपूत हो, तुर्क हो या ईरानी। और फिर 1582 में दीने इलाही, ये क्या था? कोई नया धर्म? इसे धर्म कहना गलत होगा। ये एक तरह का सूफी विचार था, एक नैतिक कोड जो सभी धर्मों की अच्छी बातों पर आधारित था। इस्लाम से एकेश्वरवाद, हिंदू धर्म से अहिंसा, पारसी धर्म से सूर्य की पूजा। अच्छा। ये अकबर की समन्वयवादी सोच का शिखर था। ये उसकी कोशिश थी कि एक ऐसी पहचान बनाई जाए जो धार्मिक पहचानों से ऊपर हो और सबको बादशाह से जोड़े। अकबर के बाद कला और संस्कृति का दौर आता है। जहांगीर के समय चित्रकला और शाहजहां के समय वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई। बीच एक जबरदस्त कंपटीशन होता था। जरा सोचिए, उस दरबार का हिस्सा होना जहां बादशाह खुद एक पेंटिंग देखकर बता सकता था कि हाँ, चेहरा तो अबुल हसन ने बनाया है, लेकिन पगड़ी के ये फोल्ड्स किसी नौसिखिए का काम लगते हैं। उसकी पारखी नजर ने मुगल पेंटिंग को उस ऊंचाई पर पहुंचाया। और शाहजहां की इमारतें, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सिर्फ सुंदर इमारतें तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, ये इमारतें पावर स्टेटमेंट्स थीं। ये मुगल साम्राज्य की शान, दौलत और स्थिरता का प्रतीक थीं। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, वो दुनिया को ये बताने का तरीका था कि मुगल क्या बना सकते हैं। ये एक तरह का कल्चरल प्रोपेगेंडा था जो आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये सिंथेसिस का दौर था, जहां भारतीय और फारसी कला शैलियां मिलकर एक नई अनूठी मुगल शैली को जन्म दे रही थीं। लेकिन फिर कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। औरंगजेब का दौर आता है और ऐसा लगता है कि सत्ता की सुई एक बार फिर फोर्स की तरफ पूरी ताकत से घूम जाती है। वो एक बहुत ही जटिल किरदार है। एक तरफ उसे जिंदा पीर कहा जाता है, वो बहुत सादा जीवन जीता है, और दूसरी तरफ वो धार्मिक रूप से बेहद कट्टर है। उसने 1679 में जजिया कर फिर से लगा दिया, संगीत पर पाबंदी लगा दी, कई मंदिर तोड़वाए। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है जिसे ये नोट्स भी हाईलाइट करते हैं। ये एक फैक्ट है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में हिंदू सेनापतियों का प्रतिशत, मतलब लगभग 32%, अकबर के समय से भी ज्यादा था। ये तो बहुत ही विरोधाभासी है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि औरंगजेब की नीतियां सिर्फ धार्मिक कट्टरता से नहीं बल्कि राजनीतिक जरूरतों से भी तय हो रही थीं। वो एक प्रैक्टिकल शासक था जिसे साम्राज्य चलाने के लिए काबिल हिंदू मनसबदारों की जरूरत थी। लेकिन उसकी धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य की उस नींव को कमजोर कर दिया जिसे अकबर ने बनाया था। जजिया फिर से लगाकर उसने राजपूतों जैसे वफादार सहयोगियों को नाराज कर दिया। और यहीं पर साम्राज्य के पतन के बीज छिपे थे। हाँ, यहीं पर उसकी दखन नीति यानी मराठों के साथ 27 साल तक चली लंबी और महंगी लड़ाई ने
शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया। 27 साल। हाँ, 1707 में जब उसकी मौत हुई तो मुगल साम्राज्य कागज पर तो बहुत बड़ा था, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका था। उसके बाद के मुगल शासक जैसे मोहम्मद शाह रंगीला सिर्फ नाम के बादशाह थे। साम्राज्य बिखर रहा था और कोई उसे रोक नहीं सकता था। तो ये तो हुई शासन की बात। हाँ, लेकिन इस पूरे दौर की सांस्कृतिक विरासत क्या रही? इन नोट्स में एक नाम बार बार आता है जो सल्तनत के 7 सुल्तानों का गवाह रहा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस पूरे दौर के सांस्कृतिक संश्लेषण का सबसे बड़ा प्रतीक है। उन्होंने खुद को तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहा। वो सिर्फ एक दरबारी कवि नहीं थे। माना जाता है कि कव्वाली को लोकप्रिय बनाने, सितार और तबले जैसे साजों के विकास में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने सबके हिंदी नाम की एक नई काव्य शैली को जन्म दिया, जिसमें फारसी की सोफिस्टिकेशन और खड़ी बोली की मिठास का संगम था। ये संगम हमें भाषा और साहित्य में भी दिखता है। सल्तनत की सरकारी भाषा फारसी थी, लेकिन उसने स्थानीय भाषाओं को खत्म नहीं किया। बिल्कुल नहीं, बल्कि फारसी और स्थानीय भाषाओं के मेल से उर्दू जैसी एक नई जुबान का जन्म हुआ। यही संगम हमें अकबर के अनुवाद विभाग में दिखता है, जहां महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा यानी युद्धों की किताब के नाम से होता है और रामायण का भी अनुवाद किया जाता है। ये कोशिश थी एक दूसरे की संस्कृति को समझने की, एक साझा विरासत बनाने की। ये टकराव के साथ साथ सहयोग और संश्लेषण की कहानी भी है। और आज हमने इन दस्तावेजों तो जरिए एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे बाहरी हमलों से एक सल्तनत बनी, जो बाद में एक विशाल मुगल साम्राज्य में बदल गई। हमने नीतियों के बनने और बिगड़ने, कला के शिखर पे पहुंचने और आखिरकार एक महान साम्राज्य के बिखरने की कहानी को समझा। और हमने देखा कि ये इतिहास सिर्फ वंशों का बदलना नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक संश्लेषण की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक दौर के विचार और संस्थाएं, जैसे शेरशाह के राजस्व प्रणाली, अगले दौर में अपनाई और सुधारी जाती थीं। यह टकराव और सहयोग का एक लंबा और जटिल दौर था, जिसने आधुनिक भारत की नींव को आकार दिया। और ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इन दस्तावेजों में हमने शासन करने के 2 अलग-अलग तरीके देखे। एक तरफ बलबन और औरंगजेब जैसे शासक हैं जिन्होंने बल, अनुशासन और धार्मिक कट्टरता का इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ अकबर जैसे शासक हैं जिन्होंने समावेश, सहिष्णुता और संश्लेषण की कोशिश की। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारत जैसे इतने डाइवर्स देश पर हुकूमत करने का सबसे टिकाऊ फॉर्मूला क्या है? क्या वो आयरन फिस्ट वाला अप्रोच है या फिर सबको साथ लेकर चलने का आइडिया? अगर हम इतिहास को देखें तो कौन सा तरीका ज्यादा कामयाब साबित हुआ है?